हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 11th क्लास की केमिस्ट्री में आज चैप्टर सेकंड का छोटा सा टॉपिक लेकर आ चुका हूं, कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका विकिरण किसे कहते हैं और यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंग्लिश में बोला जाता है। सबसे पहले तो समझेंगे कृष्ण पिंड है क्या, कृष्ण पिंड किसे कहेंगे, या एक आदर्श कृष्ण पिंड ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, ये आपको समझना है। इसके बाद आपको कृष्णिका विकिरण समझना है, किस प्रकार से कार्य करता है या किस प्रकार से इसमें एनर्जी का आवृत्त से संबंध होता है, यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपको यदि सौर मंडल का थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो वहां पर आप पढ़े होंगे काला पिंड। काला पिंड मतलब सब कुछ एकदम वहां पर प्यारे बच्चों जितने भी प्रकाश के लाइट है ना, सब के सब वो अब्जॉर्ब कर ले, खत्म कहानी, या कि अब्जॉर्ब करके पूरा का पूरा बाहर निकाल दे। देखिएगा, थोड़ा सा परिभाषा लिखो। एक आदर्श कृष्ण पिंड वह है जो विकिरण को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। कृष्ण पिंड मतलब काला पिंड, सिंपल सा, ठीक है। अब देखो, कोई भी पिंड यदि प्रकाश की किरणों को अवशोषित करेगा तो कहीं ना कहीं उन किरणों को बाद में रिलीज भी करेगा। वो किस प्रकार से करेगा उसकी मर्जी है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं। यदि कोई पिंड संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर रहा है तो वो काला रंग दिखाई देगा पूर्ण रूप से। और यदि वो परावर्तित कर रहा है कुछ रंगों को, तो जिन रंगों को परावर्तित कर रहा है वही रंग हमें दिखाई देता है। लेकिन यदि कोई पिंड पूर्ण रूप से प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर रहा है तो वो काला रंग दिखाई देगा। अब जैसे एक पिंड में बनाता हूं, आप लोग पढ़े हैं, यदि आप सोशल साइंस पढ़े हैं तो वहां पर आप लाल दानव तारा भी पढ़ते हैं, काला तारा भी पढ़ते हैं, जिसे कृष्ण का तारा भी कहते हैं। तो ये हमारा पिंड है। ये क्या है? पिंड है। ये सूर्य के प्रकाश की किरणों को पूर्ण रूप से अवशोषित कर ले, या अन्य प्रकाश, जरूरी नहीं कि सूर्य का प्रकाश ही हो, अन्य प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेगा। और अवशोषित करने के फलस्वरूप ये कुछ किरणों को उत्सर्जित करेगा। ये जिन किरणों को उत्सर्जित करता है ना प्यारे बच्चों, उन्हीं किरणों को कहा जाता है कृष्णिका विकिरण। क्यों? एक आदर्श कृष्ण पिंड क्या है? वह कृष्ण पिंड भाई साहब, या वह पिंड जो कि विकिरण को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। अब विकिरण में जैसे प्रकाश की किरण है, प्रकाश के विकिरण में 7 रंग होते हैं, बैजानी, हापी, नाला, सबको पता है। अब 7 रंगों को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। इसलिए तो मिक्स कलर काला। यदि आप सभी कलर को मिला दो, सफेद, लाल, नीला, हरा, पीला, सब कुछ मिला दो, तो अंत में जानते हैं कौन से कलर प्राप्त होगी हमें? हमें प्राप्त होगी कौन सा भाई साहब? काला। यानी पूर्ण रूप से उसमें चला जाए तो वो काला हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? यानी कोई भी पिंड है, एक हमारे पास पिंड है, वो यदि पूर्ण रूप से सभी प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर रहा है, उसे हम कहते हैं क्या? काला पिंड। क्या बोलते हैं? काला पिंड, जिसका दूसरा नाम है क्या प्यारे बच्चों? कृष्णिका पिंड या कृष्ण पिंड। क्या? कृष्ण पिंड। अब ये आदर्श कब कहलाएगा? जब संपूर्ण प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। प्रकाश के विकिरण को अवशोषित कर लेगा तो क्या कहलाएगा? आपका कृष्णिका पिंड। अब देखो, हम यदि किसी पिंड को एनर्जी देते हैं, यानी वो यदि प्रकाश अब्जॉर्ब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रकाश को अब्जॉर्ब करने के फलस्वरूप वो आपका रेडिएशन निकाल रहा है, आपका वो विकिरण निकाल रहा है। अब इन विकिरणों की आवृत्ति किस पर डिपेंड कर रहा है? तो भाई उसके ताप पर। यदि हम जैसे मान लीजिए इस पिंड के ताप में वृद्धि करें, ये जो पिंड है हमारा, इस पिंड के ताप में वृद्धि करें, यानी देने वाला जो एनर्जी है उसके मान में वृद्धि करें, तो भाई साहब जो निकलने वाला रेडिएशन है उसकी आवृत्ति में भी बदलाव होगी। यानी ताप कम बढ़ा दिया जाए तो जो आवृत्ति है वो निम्न आवृत्ति से उच्च आवृत्ति की ओर जाएगा। जो हमारा प्रकाश किरण यहाँ से उत्सर्जित हो रहा है, एक प्रकार से विकिरण कह सकते हो। ये विकिरण कुछ भी हो सकता है, रेडियो तरंग हो सकते हैं, है ना, गामा तरंग हो सकते हैं, अल्फा तरंग हो सकते हैं, बीटा हो सकते हैं, अवरक्त, कुछ भी हो सकता है, रेडियो तरंग, जो भी आपका मतलब यहाँ पर निकल सकता है। जरूरी नहीं कि हम कुछ कह दें पर्टिकुलर वही होगा। तो ये हमारा एक पिंड था, वो प्रकाश किरणों को जब अवशोषित करता है, अवशोषित करने के बाद ये उत्सर्जित करता है। क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो उत्सर्जित करता है, उनकी जो आवृत्ति होती है, क्या होती है? आवृत्ति। ये किस पर डिपेंड करता है? तो आवृत्ति डिपेंड करता है इसमें आने वाले प्रकाश किरण या पिंड के ताप पर। यदि पिंड के ताप को बढ़ा दिया जाए तो उत्सर्जित होने वाली जो प्रकाश किरणें हैं उनकी आवृत्ति निम्न आवृत्ति से उच्च आवृत्ति की ओर बढ़ेगी। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। भाई पिंड तो आप पढ़ ही ले रहे हो, आवृत्ति है क्या? देखो जरा, जैसे कोई भी विकिरण किस रूप से चलती है? स्रंग और गर्त के रूप में चलती है।
किस रूप में चलती हैं? सरंग और गर्त के रूप में। जैसे यहां से एक विकिरण चली तो सरंग और गर्त के रूप में। अब 1 सेकंड में कितने बार वो कंपन करती है? एक कंपन यहां से यहां तक में एक कंपन कहलाएगा। तो 1 सेकंड में कितने बार कंपन कर रही है उसकी आवृत्ति कहलाती है। क्या? आवृत्ति कहलाती है। सिंपल है। तो इसकी जो आवृत्ति है किस पर डिपेंड करता है? इसके तापमान पर। थोड़ा सा आपको लिखना भी पड़ेगा कि एक आदर्श कृष्णपिंड वह है जो विकिरण को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है तथा इसका पूर्ण रूप से उत्सर्जन भी कर देती है। इस कृष्णपिंड से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को हम कृष्णिका विकिरण कहते हैं। इस प्रकार के पिंड को जब हम गर्म करते हैं तो यह रक्त तप्त हो जाता है, मतलब ज्यादा मात्रा में गर्म करेंगे कैसा हो जाएगा? रक्त तप्त, यानी लाल रंग का हो जाएगा तथा लाल प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। इसका कारण है, पहचान कैसे पाते हैं कि कौन सा प्रकाश निकल रहा है? जब वहां से वो निकलेगा, जैसे ही ताप को बढ़ाया जाता है लाल से पीला हो जाता है, फिर सफेद होते हुए अंत में नीला हो जाता है। ठीक, यदि तापमान में वृद्धि कर दी जाए, जब वो उत्सर्जित होगा तभी। यदि वो अवशोषित कर रहा है, उत्सर्जित नहीं कर रहा है, तो वो आपका ब्लैक बॉडी कहलाएगा, काला पिंड जिसे बोलते हैं। उत्सर्जित विकिरण और तापक्रम में वृद्धि के साथ जो आवृत्ति है उसमें वृद्धि होती है। यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया गया है तरंगदैर्घ्य और तीव्रता के बीच संबंध। ये तरंगदैर्घ्य है क्या चीज भाई? तरंगदैर्घ्य क्या है? तरंगदैर्घ्य क्या होता है? जैसे दो सुरंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी। ठीक है, दो सुरंग और गर्त क्या कहला गया भाई साहब? अधिकतम ये ऊपर का जो ऊंचाई है इसे आयाम कहते हैं और इसी ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? सुरंग, और नीचे वाले भाग को गर्त। तो दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये लैम्डा हो जाता है। समझ रहे हैं? तरंगदैर्घ्य में वृद्धि, तरंगदैर्घ्य में वृद्धि कैसे? जैसे भी ये पास पास आवृत्ति था, अब इसको यदि ऐसा हम कर दें थोड़ा दूर दूर, अब देखो तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो गई कि नहीं? मतलब इन दो सुरंगों के बीच की दूरी बढ़ गई कि नहीं? ये इस तरह से तरंगदैर्घ्य में, तो इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। इस जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। फिर कभी कभी कैसे आगे चलता जाए भाई, तो किसी भी विकिरण की तीव्रता तो कम होगी ही। सिंपल है। जैसे पानी का बहाव कहीं पे वो पहले तेजी गति से चलेगा, फिर कहीं ना कहीं उसका जो माध्यम है वो धीरे गति से हो जाएगा। तो इस प्रकार से विकिरण का भी होता है। तो इसीलिए ग्राफ बनाया गया भाई साहब कि तरंगदैर्घ्य ये तीव्रता है, जैसे जैसे उसके ताप में वृद्धि करती है तरंगदैर्घ्य में भी वृद्धि होती है, तीव्रता में भी वृद्धि होती है। ये चीज बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा आज का टॉपिक था, कृष्णिका पिंड या कृष्णिका विकिरण किसे कहते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। 11th क्लास के लिए विधिवत नोट्स लेना चाहते हैं तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपये चार्ज है 1 सब्जेक्ट का। बेहतरीन हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। ओके, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।